क्लास 10 मैथ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वो लेके आ गया हूँ। और पेपर कोड जो है हमारे पास वो है 822 IB। ठीक है, ऐसे ही मैंने 6 ऑलरेडी पेपर सॉल्व करा रखे हैं जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, कह रहे 65 और 117 के HCF को अगर हम 65P-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो भी प्रश्न हम करेंगे उसे हम डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला चीज़ इसमें बोला है कि 65 और 117 के HCF को इस रूप में लिख सकते हो। तो 65 का और 117 का पहले HCF निकालो। 65 को गुणनखंड करेंगे, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, 117 का गुणनखंड करो तो ये हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 नम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक, तो यहाँ से देखिए मैं 65 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 13 और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है, 2 बार, और 13 है 1 बार। तो 13 देखिए HCF निकालने के लिए जो दोनों में होता है उसको हमें लेना होता है। तो जो HCF होगा मॉशॉपा होगा 65 और 117 का, वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और प्रश्न में क्या बोला है, इसके HCF को हम इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 65P माइनस के 117 लिख सकते हैं, यही बोला है ना। अब ये क्या होगा, माइनस के 117 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130। ये 65 गुणे में है, इधर के बट्टे में हो जाएगा, 65 दूनी 130 होता है। तो P का मान आ जाएगा 2। ठीक है जी, P का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। देखो 2 1045 का मान होता है 1 बट्टे में 1045 है, 1045 का मान 1, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, 2 एकम 2, 1 का वर्ग करोगे 1 ही होगा, ऊपर 2 नीचे भी 2, 2 एकम 2, आंसर आ जाएगा 1। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे 15, 18 और 24 का लॉशॉपा क्या है। देखो 15 को मैं लिख सकता हूँ, गुणनखंड करके दिखाता हूँ, 3 बचे 15, 5 एकम 5। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। और 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। 18 को लिख सकते हैं 3 कितनी बार है, 2 बार है, 2 1 बार है। और 24 में 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 है 1 बार। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में है। 3 संख्या तो तीनों में ढूंढो, 3 हमारा तीनों में है। हमें क्या निकालना है, लॉशा निकालना है। लॉशा का मतलब LCM। तो जो संख्या तीनों में है उसकी अधिकतम घात लो, 3 की अधिकतम घात 2, फिर है 5, जो बच गया उसे गुणे में डाल दो, और 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, 2 की अधिकतम घात 3 है। तो 3 3 9 गुणे में 5, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 4 नम 36, पीछे से आ गया 0, तो आंसर आ गया 360। आंसर कितना आ गया, 360। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहे हैं 148 और 185 का लॉशॉपा क्या होगा। ठीक है, लॉशॉपा क्या होगा। देखो ये 148 है, सरलतम रूप क्या होगा, लॉशॉपा बोल रहा हूँ, 185 है, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो 37 चौके 6 28, 4 12 और 2 14, हाँ ये हो जाएगा 37 चौके और 37 पंचे 185। आंसर पहला वाला हो जाएगा, 4/5। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। ये क्वेश्चन भी हो गया।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों में आ जाते हैं। पूरी गणित मैंने पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें। कह रहे हैं पी के किस मान के लिए ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है समपाती रेखाएं हैं व्यक्त करती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, समपाती रेखा है। समपाती रेखा की कंडीशन क्या होती है? A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2, है ना। तो A1 क्या होता है? x का गुणज, यहाँ पर कितना है 3, और इधर x का गुणज क्या है 6। y का गुणज कुछ नहीं तो एक चिन्ह है माइनस का, और इधर y का गुणज क्या है माइनस के p। तो इधर है प्लस C1 अचर पद 8, और इधर प्लस का 16, इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 16। ठीक है, हालांकि माइनस का 16 बराबर है ना, इस तरह आगे माइनस का हो जाएगा। अब मैं नेगेटिव नेगेटिव करना, स्टार्टिंग के दो बराबर ले लो, तो देखो 3 बट्टा 6, इधर है 1 बट्टा पी, काटोगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तिरछे गुणा करोगे पी एक कम पी और 2 एक कम 2, तो पी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है परस्पर समानांतर है, तो पी का मान क्या होगा? ठीक है, परस्पर क्या है भाई समानांतर है। तो देखो समानांतर का केस क्या होता है? A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 के, और बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 के। स्टार्टिंग के दो बराबर है, उन्हीं को ले लो। A1 क्या है x का गुणज 3, इधर वाला x का गुणज क्या है A2 2, y का गुणज क्या है 2p, और इधर y का गुणज क्या है 5। त्रिच गुणा करेंगे 5 दिया 15, 2 दूनी 4p, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो p का मान कितना होगा दोस्त 15 बट्टे 4। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाए कि अगर 15 कॉट थीटा 8 के बराबर है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? देखो 15 कॉट थीटा 8 के बराबर है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, सो देखो आप जानते हैं कॉसेक का उल्टा साइन होता है। अगर मैं कॉसेक निकालता हूँ, कॉसेक क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर होता है, अंडरूट ले लिया तो कॉसेक आ जाएगा। देखो कॉट थीटा का मान मालूम है 8 बट्टे 15, वर्ग कर दिया इधर 8 का वर्ग 8 8 64, 15 का वर्ग 225, लॉस ऑफ 225 एक कम 225, और इधर से आ गया 64 बट्टे में 225। ठीक, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 289 और ये 225। वर्गमूल निकालोगे, इसका वर्गमूल 17 होता है, इसका वर्गमूल 15 होता है। ये हमें कॉसेक थीटा मिला। कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन। कॉसेक मिल गया यानी कि साइन मिल गया, ऊपर 15 आ जाएगा नीचे 17। आंसर कितना हो जाएगा साइन थीटा का मान 15 बट्टे 17, 15 बट्टे 17। कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि ABC त्रिभुज और XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, पहले समरूप त्रिभुज है तो पहले बना लेते हैं। समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। ये ABC है, समरूप है किसके XYZ के। प्रश्न में हमें क्या बोला A 75 है। अगर A 75 है तो हमारा X भी क्या होगा 75 होगा। फिर Y अगर 57 है तो ये भी क्या होगा 57 होगा। तो हमें C कोड निकालना है, तो यहाँ अगर X है तो यहाँ पे भी X होगा। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, 75 57 है ना, 75 लिख दिया, 57 प्लस X किसके बराबर होगा 180 के। ये ना यहाँ पर 57 है। देखो 7 और 5 12, हासिल लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13। X का मान निकालना है। प्लस के 132 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। घटाओगे 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या है।
मूल बिंदु का क्या होता है, 0,0 होता है मूल बिंदु। जब भी किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछे तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, बिंदु का जो भी एक्स निर्देशांक है उसका वर्ग कर दो और जो भी वाई निर्देशांक है उसका वर्ग करके जोड़ दो। 3 तिया 9, माइनस का वर्ग प्लस 4 चौको 16, तो ये हो गया 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु x का सूत्र जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y का जो सूत्र होता है वो होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये आपके पास x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 है। सूत्र में रख दीजिए, x1 आपके पास है -2 और x2 आपके पास है -2। -2 -2 -4 बट्टे 2, 2 दूनी 4, एक्स निर्देशांक आ गया -2। y1 है 6, y2 है 10, 16 बट्टे 2, 2 बट्टे 16। तो जो बिंदु होगा पहले एक्स निर्देशांक आएगा फिर y निर्देशांक आएगा, -2,8। ठीक है, ठीक है जी, ये भी हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे त्रिभुज एबीसी में यदि एडी बीसी पर लंब हो तो एडी स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखो त्रिभुज, हमारे पास त्रिभुज क्या बोला गया है, एबीसी है, ए बी सी। अगर ए डी बी सी पर लंब हो, ए डी बी सी पर लंब हो तो ए डी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा समबाहु त्रिभुज बोला गया है, ये भी ध्यान रखो। ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। सो यहाँ से अगर ये ए है, ये ए है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए बट्टे 2। हमें ए डी पूछा है तो आपको पता है, देखो ये लंब है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है आपका कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए का वर्ग किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग, ए बट्टे 2 आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ए डी। ठीक, तो देखिए ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ए का वर्ग ए स्क्वायर, 2 का वर्ग 4। ठीक, तो लॉसअप आ जाएगा 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ 4 स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ से बचेगा 3a स्क्वायर बट्टे में 4। ठीक, तो देखो ए क्या है, आपको पता है ए आपने क्या माना था भाई, ए किसके बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो ए के जगह पर ए बी भी रख सकते हो, बी सी भी रख सकते हो, ए सी भी रख सकते हो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है। तो ए की जगह पर या तो ए बी आएगा, या बी सी आएगा, या ए सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 ए डी स्क्वायर बोला है ना, 3/4 दिख रहा है, 3/4 ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए बी, ए डी स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपके आंखों के सामने किया है मैंने कैलकुलेशन, कहीं पे कोई डाउट नहीं है तो आप देख सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक इतने 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 हैं, तो बीसी का मध्य बिंदु क्या होगा। बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो एडी का माप क्या होगा। अच्छा, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, ए हमारे पास है 7,5, बी हमारे पास है 5,7 और सी हमारे पास है -3,3। हमें क्या बोला, बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु है, तो ये हमें मालूम नहीं, निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या बोला, ए डी की लंबाई निकालो, ए और डी के बीच की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो पहले डी निकालते हैं, मध्य बिंदु है, एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2/2, 2 1 कम 2, तो जो इसका x निर्देशांक है वो 1 आ जाएगा। y पे आ जाऊँ, y1 7 है, y2 3 है, बट्टे में 2, 10/2 यानी कि 5, तो ये 5 आ गया।
अब हमें क्या करना है, ए और डी के बीच की दूरी निकालनी है, ए डी, दो बिंदु के बीच की दूरी। सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ये x1 है 7, x2 कितना है 1, y1 है 5, y2 भी है 5। ठीक है, 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, और 5 में 5 घटाएंगे 0 बचेगा। 6 का वर्ग 36, 0 का वर्ग 0, 36 में 0 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन में 6 दिख रहा है, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सेक थीटा का मान 2 है, थीटा का मान क्या होगा। देखो मतलब सेक किस एंगल का मान 2 होता है, तो आपको पता है कि भैया सेक 60 का मान और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे कितना है 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसका मान आपको बताना है कि क्या होगा, आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस का कॉट उधर चला गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा एक कम साइन स्क्वायर थीटा, आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखो देखो हमारे पास लंब वृत्तीय बेलन है, ये हमारा बेलन है, मान लेते बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई कितनी है h है। आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हमें दे रखा है 9 पाई, तो पाई से पाई कटा, आधार की त्रिज्या निकालनी है। r स्क्वायर बराबर 9 है, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ध्यान से प्रश्न पढ़ो, हमारे पास 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये हमने क्या खींच दिया, इसके अंतर्गत एक वर्ग खींचना है। देखो ठीक है, देखो ये हमारा केंद्र है, तो देखो जो हमारा व्यास है वो किसके बराबर है, विकर्ण के बराबर है। तो व्यास कितना है हमारे पास, देखो त्रिज्या 4 है तो व्यास कितनी हो, 4 का डबल 8 हो जाता है, और विकर्ण क्या होता है a√2 होता है, √2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो हमें वर्ग की भुजा मिल गई, हमें वर्ग की भुजा मिल गई। हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, 8√2, 8√2, √2 गुणा √2 2 होता है, 2 चौके 8, 4 8 32, आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित सारणी का माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो माध्य ज्ञात करना है, सबसे पहले देखो हमें वर्ग अंतराल चाहिए बारंबारता, फिर हमें x चाहिए और फिर हमें fx निकालना होगा। यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, फिर यहाँ आ जाती है बारंबारता, फिर x फिर fx। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे, और माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है fx का कुल योगफल बट्टे f का कुल योगफल। ठीक, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। f का मान हमें दे रखा है देखो 4 2 1 3। x क्या होगा, इन दोनों को जोड़ते आधा करते, 5 और 3 8, 8 का आधा 4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो आधा करो, क्योंकि अंतर समान है 2 2, तो 2 जोड़ते, 4 में 2 जोड़ेंगे 6,
8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, गुणा करना है। 4 चौको 16, 6 दूनी 12, 8 एकम 8 और 10 तियाँ 30। तो यहाँ से देखो 6 2 8, 8 और 8 16, हासिल लगा 1, 4 और सॉरी 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 1 6, 66 आ गया। तो एफ एक्स का कुल योगफल 66, एफ का कुल योगफल कितना होगा? 4 और 2 6 और ये 10, तो ये आ जाएगा 6.6। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है सी ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम पासा फेंकते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। तो इनमें अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है, 3 है और 5 है। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं? 2 3 5, 1 2 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी आवृत्ति विवरण का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, तो बहुलक क्या होगा? ठीक है, आप जानते हैं एक सूत्र होता है इनमें, क्या होता है कि जो बहुलक होता है वो माध्यिका का 3 गुना होता है, और उसमें से 2 माध्य में घटा देने होते हैं। तो देखिए हमें माध्य दे रखा है, माध्यिका 21 है, तो 3 गुणा 21, और माध्य कितना है? 20.5। 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 63, और ये आ जाएगा 41। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, आंसर आ जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन में आ जाते हैं एमसीक्यू टाइप में। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? जो प्रायिकता होती है बच्चों, उसका मान 1 से छोटा होता है, 0 0 से बड़ा होता है। ठीक, तो प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता, 4/3 1 से बड़ा है, तो ये कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न हमारे बन गए। अब हम आते हैं हमारे वर्णात्मक प्रश्नों में। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न कह रहे हैं यदि कॉट ए b/a है तो हमें इसका मान बताना है कि कितना होगा, सिद्ध करना है कि इसका मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले नंबर पे आ जाओ। तो एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा, दिया है हमें दे रखा है कॉट ए b/a। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? b sec a बट्टे में a cosec a किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेना पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक, बायां पक्ष ले लो। बायां पक्ष क्या है? b/a sec a बट्टे में क्या है? cosec a। तो देखो sec को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, और cosec को लिख सकता हूँ 1/sin। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो b/a है, ये ऊपर चला जाएगा, साइन एक कम साइन, नीचे कॉस, देखो इसकी गुणा इसके साथ है, इसकी गुणा इसके साथ, कॉस एक कम कॉस, तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है? 10। और आपको देखो बच्चों क्या दे रखा है? कॉट दे रखा है ना, कॉट है b/a, तो 10 क्या हो जाएगा? 10 कॉट का उल्टा होता है, ए ऊपर आ जाएगा, नहीं बी नीचे। तो देखो मान रख देंगे 10 का, ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे, ए कम ए, बी कम बी, 1 कम 1 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। यही तो प्रूफ करना था हमें, 1। ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं x के किस मान के लिए ये तीनों समांतर श्रेणी में होंगे? ठीक है, सो देखो आपको पता है समांतर श्रेणी में यदि
क्या बोला है, 2x कॉमा एक्स प्लस 8 कॉमा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है और ये सी की जगह पर, तो क्या होता है, बीच वाले का जो डबल होता है वो पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। ये नियम है एक समांतर श्रेणी का। तो बीच वाले का डबल पहला वाला और आखिरी वाले के योगफल के बराबर, 2 से गुणा कर दोगे 2x, 8 दूनी 16, 3 और 2 5x। ठीक संख्याओं को एक तरफ लिखोगे, प्लस का एक इधर आके माइनस, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x की 3 बचे 15। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सी नंबर है तो यहाँ हमें मान लेना है इसका उल्टा, माना 2√3 अपरिमेय सिद्ध करना है, उल्टा मान लेंगे परिमेय। एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या p बट्टे क्यू के रूप में होती है, जहाँ q का मान कभी 0 नहीं होता। p और q हमारे पूर्णांक होते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर p और q का HCF निकाला जाए, मॉशॉपर निकाला जाए, तो एक होना चाहिए। अब देखो ये दो गुणे में, ऐसे क्वेश्चनों का लॉजिक क्या होता है, अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। p बट्टे q है, ये दो गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक, p बट्टे q परिमेय है, 1/2 परिमेय है, p एक कम p, और ये हो जाएगा 2q। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आप जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय से गुणा करेंगे तो परिमेय होता है। ये एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं √3 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, चूंकि p बट्टे 2q एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो देखो, क्या अपरिमेय संख्या और क्या परिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। अतः ये जो चीज़ें हैं वो आपस में बराबर नहीं है। देखो भाई, अगर ये परिमेय होता तो इसको बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं आ रही है, अतः हमने उल्टा मान रखा है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। हमारी अवधारणा क्या है बच्चों, गलत है। इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। डी नंबर। ठीक, हमारे पास एक घन है, ठीक है, माना घन की भुजा ए है। ठीक है, घन की भुजा क्या होती है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। हमें दिया क्या है, घन का आयतन दे रखा है। कितना दे रखा है, 729। घन का आयतन मतलब भुजा की घात 3,
और 729 को लिख सकते हैं, या तो गुणनखंड कर लो, 3 3 का जोड़ा लेना, ये होता है 9 की घात 3। घातों की तुलना करेंगे, ए का मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ए का मान कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसलिए क्या हो जाएगा, घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6a², 6 गुणा भुजा का वर्ग। भुजा कितना है 9 का वर्ग, 9 9 81, ठीक है। 6 कम 6, 8 छंग 48, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक रेखाखंड है जिसके बिंदु है 2, -3 और ये वाला -4, 6। एक अंतर बिंदु है जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x, 1। इसे ये विभाजित करता है 1,2 में, अंतर विभाजन। तो ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ये जो बिंदु है ये हमारा क्या है, विभाजन बिंदु है, क्योंकि अंतर बिंदु है ना, विभाजन बिंदु है। तो हमें विभाजन बिंदु निकालना है। x बराबर सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक। तो m1 कितना है हमारे पास 1 और x2 कितना है -4, m2 है 2 और x1 है 2, m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा 4 कम 4, 2 दूनी 4, 0 के बट्टे में 3, तो ये आ जाएगा 0। x निर्देशांक मिल गया। अब y पे आ जाओ। y का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 है 1, y2 है 6, m2 है 2, y1 है -3 बट्टे में m1 प्लस m2। 6 कम 6, 2 3 6, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये भी आ गया 0 के बट्टे में 3, तो आ गया 0। अतः बिंदु पहले x होता है फिर y, है ना। तो x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक पे 0, तो आंसर आ जाएगा 0,0। आंसर क्या आ गया 0,0। नेक्स्ट कह रहे हैं आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ओके, तो चलिए माध्य निकालते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, फिर हमारी आती है बारंबारता, फिर हमें चाहिए होता है x वर्ग चिन्ह। पहले लिख लेते हैं वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक। बारंबारता में दे रखी है 8, 12, 10, 11 और ये 9। x क्या होता है, इन दोनों को जोड़ोगे आधा करोगे, 10 और 0 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा हो जाएगा 5। सब में 10 10 का अंदर है, 10 10 जोड़ते जाओ। यहाँ 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, यहाँ ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45, ठीक। अब गुणा करो fx, माध्य निकालना है। 8 पंजे 40 और देखो 12 पंजे 60, हासिल लगा 6 और 12 एक कम 12 और 6 18, फिर यह आ जाएगा 250। 11 पंजे 55, हासिल लगा 5, 11 3 33 और 5 38 और 9 पंजे 45, हासिल लगा 4, 9 चौकों 36, 36 और 4 40, ठीक है। अब जोड़ेंगे fx चाहिए होता है, ये 10 हासिल लगा 1, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, ठीक है। 25 का 5, अच्छा 25 ये हासिल 1 था, 26 हो गया, हासिल लगा 2,
1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और ये 2, 10 और 2 12, ये हो गया 20 30 और ये हो गया 50। हमें माध्य निकालना है, प्रत्यक्ष विधि लगाया हमने, जिसका सूत्र होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। कितना है ये 1250 बट्टे में काटेंगे 5 दूनी 10 5 बचे 25, तो आंसर आ जाएगा 25। हमारा माध्य कितना होगा 25 होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सारे हो गए। अब आएंगे अगले प्रश्न पर। क्या बोल रहे हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न आ गए। अब सारे कोई 5 खंड करने, लेकिन हम सारा करेंगे, टेंशन मत लो। कह रहे बिंदु इतने इतने और इतने को जोड़ने वाले खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखते हैं, हमारे पास रेखाखंड ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए हमें दे रखा है -6,10, बी हमें दे रखा है 3,-8, और जो बिंदु हमें बोला किस अनुपात में विभक्त करता है वो बिंदु है -4,6। ये बिंदु इसको किस अनुपात में विभक्त करता है, मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है, जो हमें निकालना है। ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। ठीक, तो यहाँ रखेंगे विभाजन सूत्र से। आपको अनुपात निकालना है, अनुपात निकालने के लिए विभाजन बिंदु चाहिए होता है। x भी पता है, y भी पता है। ठीक है, तो x लेके चलते हैं। x का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक, तो x निर्देशांक क्या है मेरे पास -4, m1 पता नहीं, x2 है 3, m2 पता नहीं, x1 है -6, बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। अब हम करेंगे तिरछे गुणा, किसी भी देखो इसको गुणा करेंगे -4m1 और ये हो जाएगा -4m2, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही रहता है 3m1 प्लस माइनस 6m2। m1 को एक तरफ लेके आओ, प्लस का 3m1 इधर आके माइनस का 3m1, और -4m2 इधर आके प्लस का 4m2। यहाँ हो गया -7m1 और यहाँ बचा -2m2, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल। m2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, ये 7 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, और बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। आंसर कितना हो गया 2:7। ठीक, अगर आप y को लेके भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो दोनों को लेके नहीं करना है, किसी एक को लेके करना है। हो गया, अगले प्रश्न में आ जाए। कह रहे बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या हुई और ये वृत्त का स्पर्श रेखा हुआ और ये नॉर्मल वाली दूरी। प्रश्न में हमें क्या बोला है, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूर है और वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है, ये हमें ज्ञात करना है। ए इस बिंदु को नाम दे दिया b। ठीक, तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय 10.1 से कि जो कोण B होगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है
कर्ण मेरे पास क्या है, देखो कर्ण मेरे पास है 7.5। आधार मेरे पास क्या है, आधार मेरे पास 6 और लंब हमारे पास हमने आर बना है जो कि हमें ज्ञात करना है। अच्छा 7.5 है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ऐसे अगर नहीं हो पा रहा है तो दशमलव हटा दो, एक आ जाएगा 0, एक स्थान है। 5 दूनी 10, 5 कम 5 5 25, 15/2 इधर है, 15/2 लिख सकता हूँ इसको मैं वर्ग, और ये 6 का वर्ग इधर आगे प्लस का इधर के माइनस का हो गया। हल करते हैं, वर्ग करेंगे 15 का वर्ग 225 बट्टे में है 4 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। इसके बट्टे में कुछ नहीं दो, लॉसो पे एक आ जाएगा। देखो इसकी गुणा इसके साथ 225 और इसकी गुणा इसके साथ 6 चक्कू 24, हासिल लगा 2, 6 4 3 12 और 2 14। ठीक, घटाओ, 5 में 4 घटाएंगे 1 और 12 में 4 घटाएंगे 8, 81 बट्टे में 4। वर्गमूल निकालेंगे, आर निकालने के लिए वर्गमूल चाहिए, निकाल दिया। 81 का वर्गमूल 9 और 4 का वर्गमूल 2, काटोगे तो ये आ जाएगा 4.5। ठीक, आर का मान कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो बच्चों ये ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो में पढ़ा रखा है, ये है प्रमेय 6.1 थेल्स का प्रमेय। ठीक है, मैंने बोला था प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आएगा, आ गया। और देखो बच्चों ये ऑलरेडी करा रखा है मैंने, मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को मैं अलग से बनाऊंगा तो 10 मिनट से ऊपर लग जाएगा, तो ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसको लिंक्स में डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आता ही आता है हर बार। 2 अंकों की संख्या है, ये हमारी 2 अंकों की संख्या है, ये हमारा इकाई का अंक है और ये हमारा दहाई का अंक है। ठीक, मैं इकाई के अंक को x और दहाई के अंक को y मान लेता हूँ। तो संख्या का जो वास्तविक रूप होगा, वास्तविक संख्या दहाई यानी कि 10, तो ये हो जाएगा 10y + x। और पलटने पर संख्या क्या होगी, पलटने पे क्या हो जाएगा, x की जगह y की जगह x, तो ये हो जाएगा 10x + y। ठीक, क्या बोले 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि दोनों अंकों को अगर हम जोड़ दें x और y को तो कितना होता है, 12 होता है। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या में मिलता है, ये है संख्या बदलने पर, ये जो संख्या है ये पहले वाली संख्या से कितनी अधिक है, 18 अधिक है। अब x और y को एक तरफ लेके आऊं, प्लस का 10y इधर रखे माइनस का 10y, प्लस का x इधर रखे माइनस का x। 10x में से 1x घटाओगे 9x और y में से 10y घटाओगे माइनस के 9 बचेगा। ठीक, 9 यहाँ से उभयनिष्ठ है, 9 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। 9 दूनी 18, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा।
समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 12 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। तो जोड़ने पे प्लस माइनस वाई करना, x और x हो गया 2x, ये हो गया 14, 2 गुणे में तरह के पट्टे में आ गया 2 सत्ते 14, x का मान 7, चूँकि x प्लस वाई बराबर 12, x का मान 7 रख दो, प्लस का वाई उधर के माइनस का वाई हो जाएगा, प्लस का 7 उधर के माइनस का 7 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5। अतः संख्या अपने x और ये y माना था, y का मान 5 होगा और x का मान 7, तो वो संख्या होगी 57। ठीक है, वो संख्या कितनी होगी 57 होगी। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, तो श्रीधराचार्य का नियम लगा देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, √3 एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 8 √3 बराबर 0। चूँकि ए के स्थान पर है √3, बी के स्थान पर x का गुणज माइनस के 11 और सी के स्थान पर है 8 √3। ठीक, यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है द्विघाती सूत्र, ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a, है ना, ये होता है श्रीधराचार्य का नियम। अब यहाँ पे मान रखो b कितना है माइनस के 11, b स्क्वायर 4, a का मान √3 और c का मान है √8 √3। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, माइनस का और प्लस 11 ग्राम 121। ठीक, 4 × 32 √3 गुणा √3 सिर्फ 3। अच्छा, बट्टे में भी तो है, बट्टे में कितना है 2 √3, तो 121 32 3 कितना हो जाएगा 96। कितना बचेगा 21 और उधर से बचा 4, 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब आपको एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है। प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्यारह और 5 16, 2 8 16, √3 बच गया। तो √ कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं, √ से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, ये आ गया पहला आंसर। माइनस चिन्ह ले लो, माइनस का ले लिया, तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेगा, 2 3, √ कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो यह आ गया √3 गुणा √3 3, तो क्या बचा सिर्फ √3। ये दूसरा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इजी और इम्पोर्टेंट, हर साल आता है। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें निकालना है माध्यिका, तो सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी सारणी। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता और यहाँ संचयी बारंबारता। आवृत्ति का मतलब बारंबारता। 10 पे ख़त्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। और यहाँ लिख देना टोटल, कुल। ठीक, बारंबारता हमें क्या दे रखी है 2, 8, 20, 15, 5।
इन सबको जोड़ो, देखो ये 10, ये 20, 20 40 और ये हो गया 50। ठीक, देखो f के कुल योगफल को n से दिखाते हैं माध्यिका निकालने पर। अब हमें संचयी बारंबारता निकालना है, पहला वाला वैसे का वैसे, नीचे वाला चलो 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 15 जोड़ेंगे 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50, यहाँ 50 है, यहाँ पे भी 50 आना चाहिए। हाँ क्या, यानी कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, माध्यक का जो शूद्र होता है, माध्यक या माध्यिका एक ही बात होती है, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। इसका शूद्र होता है L प्लस N/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है N/2। N कितना है 50, 50/2 यानी कि 25। आपको CF में 25 से ज़्यादा ढूंढना है, पहली बार जो दिखेगा 25 से ज़्यादा। 30, 45 भी 50 भी, लेकिन जो सबसे पहली बार देखा 30, इसके सीध में आ जाओ, इसके सीध में आ जाओ। तो इसके सीध में आए, ये मिल गया हमें F, और जहाँ से हमने ढूंढा उसके जस्ट ऊपर वाला होता है CF। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग कितना हमारा 20 से 30, इसलिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 20, उच्च सीमा 30 है, तो हमें निम्न सीमा ही चाहिए होता है। और इनके बीच का अंतर कितना है 10, 20 और 30 में 10 का डिफरेंस है। ठीक, हमारे पास F कितना है 20 और CF कितना है 10। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न में, CF हमेशा F से छोटा ही होगा, ये ध्यान रखना। L का मान कितना है, L का मान है 20, N/2 25, CF का मान 10, H का मान 10, F का मान 20, 10 दूनी 20, 25 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15/2, भाग दोगे 7.5, तो 20 में आपको 7.5 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 27.5। ठीक है, तो ये 4 नंबर वाले भी हमारे सारे बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 6 नंबर में, इम्पॉर्टेंट है, सारे करेंगे हम। एक ठोस बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं, इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले देखो ठोस जो बोला है वो चित्र बना लेते हैं हम। हमारे पास एक बेलन है, ये हमारा बेलन है, जिसके दोनों तरफ अर्धगोले जुड़े पड़े हैं, इधर से भी और इधर से भी समान टाइप के। और हमसे बोला गया है कि बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 है, तो ये भी क्या होगी 3.5 होगी, और यहाँ से लेकर ये भी कितनी होगी 3.5। अध्यारोपित है, तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। और बेलन की जो संपूर्ण मतलब चित्र का ये जो हमें चित्र दे रखा है, संपूर्ण जो दूरी है लंबाई है 19 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई H बराबर क्या होगी, देखो यहाँ से 3.5 कम होगा, इधर 3.5 कम होगा, 3.5 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर होगी। किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया है। क्या दिया है हमें, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या। R कितना दे देगा 3.5, तो 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। ठीक, और हमें बेलन की ऊंचाई कैसे मिली वो हमने चित्र में दिखा दिया है। तो बेलन की ऊंचाई H बराबर हमें मिला है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकाल लेते हैं पहले। क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस इधर एक अर्धगोला है, इधर एक अर्धगोला है, 2 अर्धगोले का आयतन
ठीक। उसके बाद देखो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक। सो अगर आप ध्यान से देखें पाई आर स्क्वायर कम से कम ओपनिस्ट है दोनों में, यहाँ से एच बचेगा, यहाँ से 4/3, और पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो सिर्फ आर बचेगा। ठीक। मान रखेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2, एच का मान कितना है 12, 4/3, और आर का मान है 7/2, 2 दूनी 4। ठीक। 7 से 7 कटा, 2 एकम 2 एकम, यहाँ आगे 11 7 77/2, और इधर है 12, 7 दूनी 14/3। ठीक। 77/2 लॉस ऑफ आ जाएगा, देखो 12 3 36 प्लस 14, 77/2, और इधर से आ जाएगा 50/3, इसको काटोगे 25, तो आंसर आ जाएगा 77 गुणा 25/3। ठीक है। 25 सत्ते 25 सत्ते आपका आ जाता है 25 छंग 150, 175। ठीक। हासिल लग गया 17। फिर से आएगा 175, 17 जोड़ दो, 7 और 5 12, और 8 और 1 9, 192। ठीक है। 192। अब बट्टे में 3 से काटो, 3 छंग 18, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2 बचा, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ऐसा चलता रहेगा। तो ये आ गया 641.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये हमने हमारा आयतन निकाल लिया। अब निकालेंगे नंबर 2 में पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक। जो कि हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई आर एच, और इधर से आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 पाई आर ओवरलिस्ट है, यहाँ से एच बचेगा, और यहाँ से 2r। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एच का मान हमारे पास 12 है, और आर का मान 7/2। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, बाहर है 22, और 12 और 7 19, 19 दूनी 38, 3 19 दूनी 38, और 3 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया बड़े आराम से। ठीक। या फिर अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, अथवा में जो था क्या बोले, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु बोला है, ये शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है, ये हमारी त्रिज्या हुई r, और ये शंकु की क्या हुई ऊंचाई। तो हमें दिया है गिवन, हमें दे क्या रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 13 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठफल 90 दे रखा है, 90 पाई। आधार का व्यास निकालना है, व्यास मतलब 2r निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 19 पाई। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल, ये हमें दे रखा है 90 पाई, पाई से पाई कटा, आर एल का मान कितना है 13, और इधर है 90, तो आर का मान हो जाएगा 13 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 90/13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है व्यास, व्यास बराबर होता है 2r, आर का मान है 90/13। ठीक। 9 दूनी 18, बट्टे में है 13, 13 से भाग दे दो 180 में, 13 एकम 13, 5 बचा 0 आ गया,
तेरह तिया 39, घटाएंगे कितना बचेगा 11, ठीक है। 13 नम्मा 117, 13 अट्ठे जाएगा, 8 तिया 24, हासिल लगा 2, 8 एकम 8 2 10, 104, ठीक है। घटाएंगे 6 बचेगा, 60 आ गया। 13 चौको 52, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है। 13.84 सेंटीमीटर, ये हमें हमारा व्यास मिल जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर साल आता है। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये एक ऊंचा भवन है 7 मीटर, भवन जमीन पे ही होगा, ये जमीन में। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर ये है, केबल टावर बड़ा होता है, और ये हमारा 7 मीटर है। इसके समांतर रेखा लेनी पड़ेगी। इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 7 होगा। और इसके पाद का, और इसके पाद ये बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 45 है, ये 45 है। केबल टावर की ऊंचाई देखो, इतनी दूरी पता है, इतनी अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी, साथ में हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इतनी दूरी को मैं h बोल देता हूँ, नाम दे दो इसको, इसको हम नाम देते हैं A B C D E, ठीक है। तो देखो एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना, हल कर देंगे दोनों को, आंसर आ जाएगा। देखो ये भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, जो ये होगी वही ये होगी, इसको मैं x बोल देता हूँ, तो ये भी x होगी। और जो भुजा दोनों में उभयनिष्ठ होती है उसको लेना ही पड़ता है, ठीक। तो आ जाओ पहले त्रिभुज में। त्रिभुज ये पता है और ये निकालना है। त्रिभुज CDE में कोण के सामने वाली भुजा लंब और आधार में संबंध लगाना है, AD बट्टे CD, लंब बट्टे आधार tan थीटा, ठीक। थीटा कितना है 45, AD कितना है 7, CD है x, tan 45 का मान 1 कि बट्टे में कुछ नहीं तो 1, x 1 कम x 7 1 कम 7, ठीक। उसके बाद आ जाओ दूसरे वाले में, त्रिभुज ABE में। ये हमें निकालना है और ये पता चल चुका है, AB बट्टे BE। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा हमारे पास 60 है, AB है h, BE है x, tan 60 का मान √3, x गुणा में बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा, और x का मान कितना है 7, ये हमने यहाँ रख दिया। इसलिए केबल टावर की ऊंचाई वो क्या थी हमारे पास, वो थी 7 + h, 7 प्लस में h, तो 7h का मान है 7 √3, 7 बनिश ले लो, 7 1 कम 7, यहाँ से √3 बचा, आंसर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जब सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से फाई हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के हैं लेकिन हम ज़रूर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। हमसे क्या बोला, सूर्य का उन्नयन कोण। देखो ये ज़मीन है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से फाई हो जाता है, थीटा से फाई हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, ठीक है, a मीटर अधिक हो जाती है।
देखो पहली अवस्था में ना यहाँ पे जब खड़े थे सूर्य यहाँ पे था, सूर्य यहाँ पे था, सूर्य वहीं पे है। अब पहली बार में फाई है और दूसरी बार में फाई से थीटा हो जाता है, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फाई से थीटा हो गया। तो स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, पहले जितना भी था उससे ए मीटर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई h है। चित्र बन गया, ए बी सी डी। तो हमें स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है, h निकालना है। क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इस दूरी को कुछ मैं नाम देता हूँ, इस दूरी को मैंने x बोल दिया। हमें h निकालना है और a हमें दिया हुआ है, x हमने अपने से माना है, h हमने अपने से माना है। तो यहाँ 90 अंश है। एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज, ये वाला बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमें ए बी निकालना है और बी सी हमें चाहिए होगा। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, थीटा की जगह पे फाई है। ए बी का मान हमारे पास h है और बी सी का मान हमने x माना है, टेन फाई। तो h बराबर, देखो ये x इधर आ जाएगा, x बराबर टेन फाई, ठीक। तो हमें x का मान चाहिए होगा, ये टेन फाई गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब देखो 1/10 क्या होता है, कॉट, 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हो जाएगा h कॉट फाई, x बराबर, ये x का मान आ गया, ठीक है। x का मान हमें रखना पड़ेगा। अब आ जाओ दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में। ए बी हमें निकालना है और बी डी में हमें ए पता है, ए बी बट्टे बी डी, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा की जगह पे थीटा ही है। तो ए बी हमने h माना है जो कि निकालना है, बी डी हमारे पास क्या है, a, और यहाँ से लेकर हमने x माना है, a प्लस एक्स, और ये है टेन थीटा। अरे यार टेन थीटा ही है, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। अब बस यहाँ x का मान रख दो, x का मान क्या है, थोड़ा और हल करना पड़ेगा। x का मान है h कॉट फाई और ये है a, ठीक है। थोड़ा सा और हल करना है, यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, टेन थीटा से अंदर गुणा हो जाएगा, इधर h है, ये h कॉट फाई और टेन थीटा, और ये हो गया a टेन थीटा। कई बच्चे इसकी जगह एक लिख देंगे, भाई इसका कोण अलग है तो एक नहीं होगा, ये यही रहेगा। अब ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये आ जाएगा a टेन थीटा, ठीक। h क्या है, यहाँ से ओवनिस्ट है, यहाँ से आ जाएगा 1 कॉट फाई टेन थीटा। अब ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, बस हो गया आंसर। थोड़ा अजीब है लेकिन इजी है, आप इसको टफ नहीं बोल सकते, बल्कि आसान है। ये आ गया आंसर, ये होगा h का मान टेन और कॉट के पदों में। एनसीईआरटी में ये प्रश्न नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ये प्रश्न है आर डी शर्मा का, ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोनों हमने कर लिए, अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं दो संख्याओं के अंकों का योग 8 है और उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो जब दो संख्या होगी तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, माना। बड़ी संख्या हमने x मान ली तथा छोटी संख्या हमने y मान ली, ठीक है। पहले शर्त में आ जाओ, प्रथम शर्त अनुसार
प्रथम शर्तानुसार, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ द्वितीय शर्तानुसार। बहुत आसान प्रश्न है। कह रहे दोनों अंकों का योगफल, दो संख्याओं का योग है, x प्लस वाई हमारे पास 8 है और उनके व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस 1/y हमारे पास कितना है, 8/15 है। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हल कर देखो, लॉसअप आ जाएगा x गुणा वाई, यहाँ से y एक कम y, x एक कम x, 8/15। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई का मान हम जानते हैं कितना है, 8 है, तो इसकी जगह पे 8 रख दोगे, नीचे आ जाएगा एक्स वाई 8, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, तिरछी गुणा कर दो, एक्स वाई एक कम एक्स वाई और 15 एक कम 15, समीकरण नंबर 2। सिंपल हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x का या फिर y का मान निकाल के यहाँ रख देना है। देखो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से मैं y का मान निकाल लेता हूँ, प्लस के x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के x, y का मान उठाकर यहाँ रख देता हूँ, y का मान रखने पर ठीक। तो देखो इधर है x और y का मान कितना है हमारे पास, 8 माइनस एक्स, एक्स से अंदर गुणा करोगे 8x, एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव का एक्स स्क्वायर उधर के पॉजिटिव, पॉजिटिव का हो जाएगा उधर के माइनस का, और ये पहले से ही है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 गुणा 15। ऐसी दो संख्या लेनी है जो जिनको गुणा करने में 15 है और जोड़ने पे 8, 5 दिया 15, दोनों को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे हल करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 15। ऐसी दो संख्या हमारे पास क्या है, कौन कौन सी है, 5 और 3, बीच वाला पद तोड़ देते हैं, 5x और 3x, माइनस अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस का 5x प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से सिर्फ x उभयनिष्ठ, एक x बाहर आएगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से 5 माइनस का चिन्ह आ गया, 3 उभयनिष्ठ, 3 बाहर आ गया, x बचा, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 3 बचे 15, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला था वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। अब इसको 0 मानो, इसको 0 मानो, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, और यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3। ठीक, तो केस 1, यदि x बराबर 5 तो y बराबर क्या, 8 माइनस एक्स, x का मान है 5 तो y का मान आ जाएगा 3। ठीक, केस 1 में ये हो सकता है, या फिर केस 2 क्या होगा, केस 2 आपका ये हो सकता है, यदि x बराबर 3 तो y बराबर हमारे पास है 8 माइनस एक्स, और 8 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो कुल मिला के दो संख्या 5 और 3 है। ठीक है, एक संख्या 5 होगी, दूसरी संख्या 3 होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं इस पेपर के, और पेपर फिर ख़त्म। सारे प्रश्न हमने किए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत इजी सा प्रश्न है, कई बार करा रखा है, आंसर 13 और 14 होगा। ये तो रटा रटाया प्रश्न है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योगफल 365 है, 13 और 14 आंसर आएगा। तो माना दो धनात्मक क्रमागत संख्या क्या है, x और दूसरा क्या है, x प्लस 1। फिर आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में ये बोला है जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। इसको अब खोल देंगे। ठीक है, ए का वर्ग, बी का वर्ग
2ab एक्स स्क्वायर 2x² और 2 एक कम 2 x प्लस का 365 इधर के माइनस का 365 उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 2x², यहाँ से 2x एक जोड़ने पे प्लस के एक जोड़ेंगे तो एक कम हो जाएगा माइनस वाले में से। अब 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x², 2 एक कम 2 2 2 2 8 16 2 दूनी 4 0 के बट्टे में 2 0। ये मिल गया हमें द्विघात समीकरण। इसका गुणज कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ करनी है। ऐसी दो संख्या निकालो जिसको गुणा करने पे 182 आता है और घटाने पर 1, तो वो 14 और 13 है। कितना है 14 गुणा 13 182, 14 से 13 घटाओगे 1 आ जाएगा, तो 14x माइनस के 13x। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। पहले वाले जोड़े से x सुबनिस्ट x² से 1x बाहर निकालोगे 1x बचेगा और x बाहर आ गया तो 14 बचा, माइनस 13 ओबनिस्ट 13 बाहर आ गया x बचेगा, अंदर नेगेटिव है तो बाहर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 13 एक कम 13, 13 चौके 52। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। और जो ओपनिस्ट निकाला था उसको चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इनको 0 मानना है। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो प्लस के 14 इधर क्या हो जाएगा माइनस के 14, जो कि अमान्य है क्योंकि प्रश्न में बोला था धनात्मक और यह है ऋणात्मक। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस के 13 इधर के प्लस के 13, अर्थात संख्या पहली x थी दूसरी x प्लस 1 थी। x आपका 13 है और दूसरा 13 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 13,14। ठीक, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना।